नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे साइकिल ऑफ इरोजन, रिजुविनेशन एंड पॉलीसाइकिल रिलीफ्स के बारे में, क्योंकि ये हमें बताता है कि अर्थ का हर लैंडस्केप, हर माउंटेन, हर रिवर वैली ये कैसे बनती है, कैसे इवोल्व होती है और वो फिर कैसे मिट जाती है। ये बनने, मिटने और इवोल्व की जो जर्नी है ये एक एंडलेस जर्नी है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में। शुरुआत करते हैं जेम्स हटन से। जेम्स हटन को मॉडर्न जियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। जेम्स हटन ने एक फेमस लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था, नो वेस्टेज ऑफ ए बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। मतलब पृथ्वी की हर प्रोसेस कभी रुकती नहीं है, वो लगातार खुद को रिन्यू करती रहती है। जेम्स हटन ने यूनिफॉर्मिटिज्म का प्रिंसिपल दिया, यानी कि द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। इसका मतलब जो फिजिकल लॉज आज ऑपरेट करते हैं वही लॉ जो है पास्ट में भी एक्टिव थे, बस इन लॉज की इंटेंसिटी बदलती रहती है। और यहीं से निकलता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी इन नेचर, यानी कि अपलिफ्ट, इरोजन और जो रिन्यूअल है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। हटन के बाद आते हैं विलियम मॉरिस डेविस। उन्होंने जो हटन के इस थॉट को एक ज्योग्राफिक मॉडल में ट्रांसलेट किया। डेविस ने कहा कि लैंडफॉर्म जो है वो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की तरह होते हैं, उनका भी बर्थ होता है, वो भी जो है यूथफुल, मैच्योरिटी और ओल्ड एज के अंदर एंटर करते हैं। डेविस ने जो है 1889 के अंदर द रिवर्स एंड वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया ये बुक लिखी। इस बुक के अंदर उन्होंने ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन इसको एक्सप्लेन किया। डेविस के अनुसार दो फोर्सेस जो है नेचर के अंदर हमेशा एक दूसरे से टकराते हैं। ये फोर्सेस होते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट के नीचे लगते हैं और इनकी वजह से अपलिफ्ट, फोल्डिंग, फोल्टिंग और जो वल्कनिज्म एक्टिविटीज हैं ये सब होती हैं। अगर बात करें एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की, ये जो है अर्थ क्रस्ट को ऊपर से काटते हैं। इनके अंदर वेदरिंग, रिवर्स, ग्लेशियर और जो विंड के एक्शन है वो सब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर आते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो कि स्लो होते हैं लेकिन इनका जो स्केल है वो काफी लार्ज स्केल पे होता है, और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो हैं वो क्रस्टल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि अपलिफ्ट, फोल्डिंग, फोल्टिंग और रैपिंग। ये जो फोर्सेस होते हैं काफी लार्ज स्केल पर एक्टिव होते हैं और स्लो होते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर दूसरा जो फोर्स होता है उसको बोला जाता है सडन फोर्सेस। ये जो होते हैं रैपिड मूवमेंट होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वल्केनिक इरप्शंस। ये जो दो फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, इन दोनों के बीच में एक टग ऑफ वार जो चलती रहती है, और इसी वजह से लैंडफॉर्म्स इवोल्व होते हैं, यानी कि वो यंग, फिर मैच्योर और लास्ट में जो है ओल्ड स्टेज के अंदर एंटर करते हैं। जब इरोजन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो जमीन जो है लगभग सी लेवल तक फ्लैट हो जाती है और इसे कहा जाता है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन जो है, इसके अंदर जो पेन है इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, और जो प्लेन हुआ यानी कि फ्लैट सरफेस, यानी कि जो ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होता है उसको पेनी प्लेन कहा जाता है। और इरोजन के दौरान जहां पे हार्ड रेजिस्टेंट रॉक बच जाते हैं उनको मोनाड नोक्स कहा जाता है। डेविस ने ये जो मॉडल दिया था स्टार्टिंग में उसने ह्यूमिड टेम्परेट रीजन के लिए दिया था, लेकिन बाद में इसे हर एनवायरमेंट, डेजर्ट, ग्लेशियर, कोस्टल, इन सब एरिया के अंदर अप्लाई कर दिया गया। उसके बाद काफी स्कॉलर्स आए, जैसे कि क्रिक में, एलसी किंग, हैक, इन सब ने जो है डेविस की थ्योरी को मॉडिफाई करके मॉडर्न जियोमोर्फोलॉजी की नींव रखी। तो दोस्तों डेविस ने बोला था कि जो लैंडफॉर्म्स जो हैं वो एज ए लिविंग बीइंग की तरह एग्जिस्ट करते हैं। उनका जन्म होता है, वो ग्रो करते हैं, मैच्योर एज के अंदर एंटर करते हैं और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ज्योग्राफर्स अक्सर डेविस को जो है द डार्विन ऑफ लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डेविस के सबसे फेमस मॉडल की, जिसने पूरी जियोमोर्फोलॉजी की सोच बदल दी, और इसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। डेविस का कहना था कि हर लैंडस्केप कोई रैंडम क्रिएशन नहीं है, ये जो है तीन मेन फैक्टर्स के परफेक्ट कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है। डेविस ने बोला ये जो तीन मेन फैक्टर होते हैं ये होते हैं स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। डेविस ने जो इसको एक फॉर्मूला में लिखा, लैंडफॉर्म इक्वल्स टू 3 फैक्टर्स, और 3 फैक्टर जो है स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। स्ट्रक्चर से उनका मतलब था रॉक्स का नेचर और अरेंजमेंट, जैसे कि फोल्ड, फोल्ट, ज्वाइंट, हार्डनेस या सॉफ्टनेस ऑफ रॉक, क्योंकि यही चीजें जो है तय करेंगी कि कौन सी जगह जो है जल्दी से कटेगी, उनका जल्दी इरोजन हो पाएगा, और कौन सी जगह जो है वो टिक पाएगी, यानी कि उनका इरोजन नहीं हो पाएगा। अगर बात करें प्रोसेस की, यानी कि वो एजेंट्स जो लैंड को शेप करते हैं, जैसे कि रिवर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव या केमिकल वेदरिंग, हर प्रोसेस जो है अपने तरीके से स्कल्पटिंग करता है। कहीं पे वो काट कर करता है, कहीं पर वो जो है डिपॉजिट करके करता है। अगर बात करें थर्ड फैक्टर की, यानी कि टाइम की, ये भी जो सबसे क्रूशियल फैक्टर है। कोई भी लैंडफॉर्म एक दिन में नहीं बनती, उसे बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं।
जितना लंबा टाइम मिलेगा उतना ज्यादा लैंडस्केप मैच्योर होगा। तो इन तीनों फैक्टर्स का बैलेंस ही तय करेगा कि लैंडस्केप जो है रग्ड होगा, प्लेन होगा या वैली फिल टाइप का होगा। अब बात करते हैं डेविस के इस मॉडल की अजम्पशंस के बारे में। डेविस ने जो है इस थ्योरी को एक आइडियल कंडीशन पर बनाया था, यानी उन्होंने नेचर को एक परफेक्ट कंट्रोल लैब की तरह इमेजिन किया था। पहला जो उनका अजम्पशन था वो था अपलिफ्ट। उन्होंने बोला अपलिफ्ट जो है अचानक और तेजी से होता है, फिर वो जो है रुक जाता है, माउंटेन्स उड़ जाते हैं और उसके बाद टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है बंद हो जाती हैं। दूसरा जो अजम्पशन था वो था इरोजन को लेके। उन्होंने बोला इरोजन एक्टिविटीज जो हैं वो अपलिफ्टमेंट के बाद शुरू होती हैं, उससे पहले शुरू नहीं होती। थर्ड अजम्पशन के अंदर उन्होंने बोला कि बेस लेवल कांस्टेंट रहता है। उन्होंने इस लेवल को माना सी लेवल के आसपास, यानी रिवर के पास एक फिक्स लिमिट होती है जहां तक वो काट सकती है, यानी कि सी लेवल के आसपास की रिवर जो है काट सकती है। चौथी अजम्पशन थी उनकी क्लाइमेट को लेकर। उन्होंने बोला क्लाइमेट जो है पूरे साइकिल में यूनिफॉर्म रहता है, ना तो मानसून बढ़ता है और ना ही ग्लेशिएशन आता है। और फिफ्थ अजम्पशन के अंदर उन्होंने बोला इरोजन जो होता है वो एक स्टेजेस के अंदर होता है, यानी कि यूथफुल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और ओल्ड स्टेज। अब हम तीनों स्टेजेस को देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूथफुल स्टेज को। इमेजिन कीजिए एक न्यूली अपलिफ्टेड प्लेट्यू या कोई माउंटेन ब्लॉक। अब रिवर उस सरफेस को काटना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे जो डोमिनेंट प्रोसेस है, यानी कि वर्टिकल इरोजन, यानी नदी जो है नीचे की तरफ गहराई में काटती है और एज ए रिजल्ट नैरो और डीप वी शेप वैली बन जाते हैं। हर जगह आपको वाटरफॉल और रैपिड्स दिखाई देते हैं क्योंकि स्लोप काफी स्टीप होता है। ड्रेनेज सिस्टम जो है अभी काफी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है और ट्रिब्यूटरीज जो है वो इरेगुलर होती हैं। और यहाँ पे जो है कनियन, गोर्जेस, हैंगिंग वैली और इंटरलॉकिंग स्पार्स बनते हैं। यहाँ पे रिलीफ जो है हाई है क्योंकि अपलिफ्टमेंट तो रुक चुका है पर रिवर अभी भी अपनी पूरी एनर्जी से कट कर रही है, यानी कि इस स्टेज के अंदर इरोजन जो है फुल एनर्जी से होता है, काइंड ऑफ एक रेस्टलेस इरोजन। अगर बात करें मैच्योर स्टेज की, यहाँ पे पिक्चर जो है थोड़ी चेंज हो जाती है। वर्टिकल कटिंग कम हो जाती है और लेटरल इरोजन डोमिनेंट हो जाती है, यानी रिवर्स अब साइड में जो है वैली को चौड़ा करते हैं, मिएंडर्स डेवलप हो जाते हैं, फ्लड प्लेन्स बनने लग जाते हैं, ट्रिब्यूटरीज जो है प्रॉपरली एडजस्ट कर लेती हैं, यानी कि इस स्टेज के अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। जो डिवाइडेड स्लोप्स होते हैं और राउंडेड हो जाते हैं और जो फर्स्ट स्टेज के अंदर रिलीफ हाई था वो ग्रेजुअली कम होने लग जाता है। ये वो स्टेज होती है जहां पे लैंडस्केप जो है मोस्ट बैलेंस लगता है, यानी कि ना बहुत रग्ड ना बिल्कुल प्लेन। यानी कि इस स्टेज के अंदर लैंडफॉर्म जो है वो स्टेडी, मैच्योर और वेल शेप्ड होते हैं। अगर बात करें थर्ड और लास्ट स्टेज की, यानी कि ओल्ड स्टेज की, अब रिवर की एनर्जी इरोजन से ज्यादा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन में लग जाती है। इस स्टेज के अंदर इरोजन जो है ऑलमोस्ट रुक जाती है और लैंडस्केप एक अंडुलेटिंग लो प्लेन बन जाते हैं और इन्हें कहा जाता है पेनी प्लेन। इन पेनी प्लेन्स के बीच बीच में कुछ हार्ड रॉक हिल बच जाते हैं जिनका इरोजन नहीं हो पाता और इन्हें कहा जाता है मोनाडनॉक्स। इस ओल्ड स्टेज के अंदर रिलीफ जो है काफी लो होता है, स्लोप जो है जेंटल होता है और लैंड जो है वो ऑलमोस्ट बेस लेवल के क्लोज आ जाता है और इसी को कहा जाता है लैंडफॉर्म का ओल्ड एज, जो कि एक शांत और थका हुआ लैंडस्केप होता है जो कई लाख साल की कहानी सुनाता है। अब देखते हैं डेविस के मॉडल की मेरिट्स और लिमिटेशंस को। अगर बात करें मेरिट्स के बारे में, डेविस ने जो पहली बार लैंडफॉर्म इवोल्यूशन को एक लॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर में समझाया। उन्होंने अपने मॉडल के द्वारा प्रोसेस और टाइम का रिलेशन साफ किया। उनके मॉडल की मदद से रीजनल कंपैरिजन के लिए एक फ्रेमवर्क मिला। अब जो है हम डिफरेंट टेरेंस की एक एज कंपेयर कर सकते हैं। अगर बात करें डेविस मॉडल के लिमिटेशंस की, रियलिटी में जो टेक्टोनिक मूवमेंट कंटिन्यूस होते हैं जो कि डेविस ने इग्नोर किया था। उसके अलावा डेविस ने क्लाइमेट चेंज या शॉर्ट टर्म वेरिएशन को कंसीडर नहीं किया और जो डेविस के मॉडल में फाइनली पेनी प्लेन बनते हैं वो जो है नेचर में काफी रेयरली मिलते हैं। फिर भी डेविस का जो मॉडल एक मास्टरपीस था क्योंकि उन्होंने लैंडफॉर्म इवोल्यूशन को एक क्लियर स्टोरी की तरह समझाया और इसी वजह से इसको कहा जाता है द मोस्ट एलिजेंट थ्योरी इन जियोमोर्फोलॉजी। अब हम बात करते हैं एक ऐसे थिंकर की जिसने डेविस के पूरे मॉडल को चैलेंज किया। उनका नाम था वाल्टर पैंक। वो एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। पहले हमने देखा था कि डेविस ने लैंडफॉर्म इवोल्यूशन को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह बताया। पहले अपलिफ्ट होता है, फिर इरोजन शुरू होता है और लास्ट में जो पेनी प्लेन बनते हैं। लेकिन पैंक्स ने कहा नेचर कभी इतना लीनियर नहीं होता, अर्थ जो है हमेशा डायनेमिक रहती है, इसलिए अपलिफ्ट और इरोजन जो है साथ साथ चलते हैं, न कि वो अलग अलग स्टेजेस के अंदर होते हैं। और यही वजह है कि पैंक्स का मॉडल द डायनेमिक काउंटर पार्ट कहलाता है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि लैंडफॉर्म कभी स्टैटिक नहीं रहते बल्कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। पैंक का जो फोकस था वो सीक्वेंस पर नहीं था बल्कि रेट के ऊपर था,
यानी अपलिफ्ट और इरोजन कितनी तेज या कितनी धीमे हो रहे हैं, और यही तय करता है कि लैंडस्केप कैसा दिखता है। अगर अपलिफ्ट बहुत तेज होता है तो इरोजन उसे पकड़ नहीं पाता और रिलीफ जो है वो बढ़ता रहता है। अगर अपलिफ्ट और इरोजन बराबर हैं तो लैंडस्केप जो स्टेबल लगता है, और अगर अपलिफ्ट स्लो है लेकिन इरोजन तेज है तो रिलीफ जो है धीरे धीरे स्मूथ होता जाता है। तो इन शॉर्ट पैंक्स ने कहा था कि फॉर्म ऑफ लैंडस्केप जो है वो रेट ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंड करता है, न कि स्टेजेस के ऊपर। पैंक ने जो है अपने मॉडल को 3 डेवलपमेंट फेज में बांटा। बात करते हैं पहले फर्स्ट फेज की, ऑफसाइजेंडी एंड ट्विकलिंग। ये जो एक जर्मन वर्ड है, इंग्लिश के अंदर आप इसको वैक्सिंग फेज बोल सकते हो। इस फेज में अपलिफ्ट बहुत तेज होता है और इरोजन कंपैरेटिवली कम होता है, और एज ए रिजल्ट रिलीफ जो है बढ़ जाता है, स्लोप स्टीप हो जाते हैं, माउंटेन जो है वो एक्टिवली उठ रहे होते हैं, और वैली जो है डीप कट हो रही होती हैं। लैंड जो है यंग और एनर्जेटिक दिखता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि अपलिफ्टमेंट जो है वो अभी भी चल रहा होता है, वो रुका नहीं होता। अगर बात करें सेकंड फेज की, यानी ग्लाइज फॉर्मिज एंड ट्विकलिंग, ये भी जो एक जर्मन वर्ड है, इंग्लिश के अंदर इसको यूनिफॉर्म फेज कहा जाता है। इस सेकंड फेज के अंदर जो है अपलिफ्ट और इरोजन जो है लगभग इक्वल हो जाते हैं। इस स्टेज के अंदर जो एक बैलेंस बन जाता है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है, यानी कि रिलीफ जो है अब स्टेबल लगता है। स्लो जो है पैरेलल रिट्रीट करते हैं, यानी पीछे हटते हैं, पर शेप जो है पहले वाली ही रहती है। ये जो है पैंक्स के मॉडल की सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, यानी कि लैंडफॉर्म जो है अपना फॉर्म मेंटेन रखते हुए पीछे हट सकता है। जैसे कि किसी हिल स्लोप पर इरोजन जो है बराबर हो रहा है तो हिल छोटा होता जाता है, लेकिन उसका शेप जो है वही रहता है, और ये कहलाता है पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट फेज की, जो कि है एब्स्टाइगेंडे एंड ट्विकलिंग, यानी कि वार्निंग फेज। अब जो है इरोजन अपलिफ्ट से ज्यादा तेज हो जाती है, रिलीफ जो है घटने लग जाता है, स्लोप जो है जेंटल होने लग जाते हैं, और लैंडस्केप स्मूथ होकर फ्लैट होने लग जाता है, और जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एंड रम्फ। ये भी जो एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब हुआ जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो एक लो ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होगा, कुछ टाइप से वैसा ही जो डेविस का पेनी प्लेन था, लेकिन यहां तक पहुंचने का जो रास्ता था वो रास्ता अलग है। ये फेज जो है अर्थ के ओल्ड एज जैसी है, यानी थकावट, बैलेंस और एक कामनेस का टाइम। दोस्तों पैंक्स ने जो स्लोप को भी काफी डिटेल में समझाया। उन्होंने 2 मेन स्लोप फॉर्म बताए, बोशुंग यानी कि कॉन्वेक्स अपर स्लोप जो कि ऊपर की तरफ हल्का उभरा हुआ होता है, और हेल्डेनहैंग जो कि कॉनकेव स्लोप होता है, जो कि नीचे की तरफ हल्का झुका हुआ होता है। इन दोनों स्लोप के बीच का ट्रांजिशन बताता है कि कहां अपलिफ्ट डोमिनेंट है और कहां पे इरोजन कंट्रोल ले रहा है। जैसे जैसे अपलिफ्ट रुकता है और इरोजन बढ़ता है, स्लोप जो है कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाता है। ये जो है पैंक्स का सबसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन था कि स्लोप शेप्स अपलिफ्ट इरोजन के बैलेंस को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। पैंक्स ने कहा लैंडस्केप जो है कभी स्टैटिक नहीं रहते, वो जो है हमेशा इक्विलिब्रियम खोजते हैं, यानी जब अपलिफ्ट और इरोजन बैलेंस में होता है तब सिस्टम स्टेबल लगता है, लेकिन जैसे ही रेट बदलता है स्लोप जो है रिस्पॉन्ड करता है। और ये जो आइडिया है ये बाद में बन गया मॉडर्न डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी का फाउंडेशन, जिसको बाद में हैक और चोली जैसे जियोमोर्फोलॉजिस्ट ने आगे बढ़ाया। अगर डेविस और पैंक्स के मॉडल को कंपेयर करें तो डेविस ने कहा था कि अपलिफ्ट पहले होता है और इरोजन बाद में होता है। उसके ऑपोजिट पैंक्स ने कहा अपलिफ्ट और इरोजन जो है साथ साथ चलते हैं। डेविस का जो मॉडल था वो टाइम बेस्ड था, जिसके अंदर यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड स्टेज आते थे। उसके ऑपोजिट पैंक्स का जो मॉडल था वो रेट बेस्ड था, जिसके अंदर पैंक्स ने बोला अगर अपलिफ्ट तेज होता है तो रिलीफ बढ़ेगा और इरोजन तेज होगा, और अगर इरोजन तेज होता है तो रिलीफ जो है वो घटेगा। डेविस के मॉडल में जो एंड प्रोडक्ट था वो था पेनी प्लेन, और पैंक के मॉडल में जो एंड प्रोडक्ट था वो था एंड रम्फ। तो डिफरेंस केवल ये नहीं था कि दोनों अलग थे, बल्कि दोनों ने जो है अर्थ को अलग अलग नजरिए से देखा। डेविस ने जो है अर्थ को एक स्टोरी की तरह देखा जिसके अंदर बिगिनिंग होती है और एंड होता है। उसके ऑपोजिट पैंक्स ने जो है अर्थ को एक प्रोसेस की तरह देखा जो कि कॉन्टिन्यूअस और अलाइव है। आज की जो जियोमोर्फोलॉजी है पैंक के विजन को एक्सेप्ट करती है कि लैंडस्केप एक ओपन सिस्टम है जहां पे अपलिफ्ट, इरोजन, क्लाइमेट, वेजिटेशन और टाइम जो है सब एक डायनेमिक बैलेंस में है। दोस्तों इस लेक्चर के अंदर केवल हम इतना ही कवर करते हैं, रिमेनिंग पोर्शन जो उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं।